बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल फ्रंट के साथ मैं हूं हसन बेग। पाकिस्तान के इकनॉमिक चैलेंजेस क्या हैं, बहुत दफ़ा हमने इस पे बात की है। आज और ज़्यादा हम बात इसलिए कर रहे हैं, बहुत दफ़ा पिछले कोई 1.5-2 महीने से ज़्यादा तवातुर के साथ हम अपनी मईशत को डिस्कस करते रहते हैं। उसकी रीज़न ये है कि आप लोगों को मालूम है कि मिडल ईस्ट में जंग हो गई, और जंग के बाद अमेरिका और ईरान की जंग के बाद स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ का मसला बन गया। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ की वजह से तेल की सप्लाई, जो सप्लाई चेन होती है, वो डिस्टर्ब हो गई, और उसके डिस्टर्ब होने से आयल प्राइसेस बढ़ गई। आप लोगों को मालूम है कि आयल प्राइसेस अगर बढ़ जाए तो हर चीज़ तो चूँकि उस तेल से वाबस्ता है, वो इकानमी का पूरा जो चक्कर है, यानी साइकिल है, वो कहीं ना कहीं तेल के गिर्द घूमता है। इसलिए ये आयल सप्लाई जो है, ये बहुत बड़ी पॉलिटिक्स भी है। और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ के डिस्टर्ब होने के बाद आयल प्राइसेस ऊपर चली गई हैं, और उसके साथ साथ प्रेसिडेंट ट्रंप का एक ख़ास वतीरा है, वो हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट ज़रूर दे देते हैं जिसके बाद कभी तो आयल जो है प्राइसेस कम हो जाती हैं, कभी ज़्यादा हो जाती हैं। और इस आयल प्राइसेस की वजह से पाकिस्तान जैसी मईशत बहुत डिस्टर्ब हुई है, वर्ल्ड ओवर डिस्टर्ब हुई है, सारी दुनिया इसमें फंसी हुई है। लेकिन हकीकत बात यह है कि अभी तक उस क्राइसिस का, जिसके पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की है, पाकिस्तान ने एक बड़ा मिसाली किरदार अदा करने की कोशिश की है कि इनकी आपस में सालसी हो जाए, इनकी आपस में सुलह हो जाए, और अल्टीमेटली इसी में सबकी भला है, सबकी फलाह है कि ईरान के सैंक्शंस भी ख़त्म हो जाएं, और अमेरिका जो है वो भी इस वार से निकल जाए, और मिडल ईस्ट में कोई अमन आ जाए। लेकिन अभी तक हो नहीं सका। और आप लोगों को मालूम है कि आयल प्राइसेस के बढ़ने की वजह से पाकिस्तान में और ज़्यादा आयल प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट भी है। इसलिए कि बज़ाहिर ये लगता है कि ये जो लेवीज़ का सिलसिला है, ये इसलिए है कि हमारा एफबीआर की कोई रेवेन्यू शॉर्टफॉल रहता है। ज़ाहिर है इकानमी उतनी तरक्की नहीं करेगी तो रेवेन्यूज़ कहाँ से आएंगे, रेवेन्यूज़ नहीं आएंगे तो आपके टारगेट पूरे नहीं होते, और अगर टारगेट पूरे नहीं होंगे तो आईएमएफ आपको कर्ज़ा प्रॉपर तरीके से उस तरह डिस्पर्स नहीं करता। वो उनका बोर्ड बैठा होता है और वो हमेशा एतराज़ करता है, और आप रिफॉर्म्स करें और रिफॉर्म्स करें। ये रिफॉर्म्स के घन चक्कर में गरीब आदमी पिस गया है। यहाँ पर बेरोज़गारी और बहुत ज़्यादा अफरात ज़र है। आप लोगों को मालूम है कि इस अफरात ज़र की वजह से शरह सूद जो है वो स्टेट बैंक कहता है जी हम बढ़ा रहे हैं इसलिए कि अफरात ज़र ज़्यादा ना हो। अब अफरात ज़र ये तो एक ऐसा चक्कर है कि जो मुर्गी और अंडे वाला हिसाब है। वो कहते हैं जी अब चूँकि तेल महंगा हो गया है, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है और चीज़ें महंगी हो गई हैं तो फिर अफरात ज़र हो गया। अफरात ज़र हो गया है तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें शरह सूद बढ़ानी पड़ती है। शरह सूद अगर बढ़ाएंगे तो ज़ाहिर है इन्वेस्टमेंट कम होगी, चीज़ें फिर डिस्टर्ब हो जाती हैं या स्लो डाउन हो जाती हैं। और बेरोज़गारी जो है वो ऑलरेडी हमारे यहाँ बहुत हमेशा हम डिस्कस करते हैं पीक पे है। और ये बेरोज़गारी सिर्फ आम लोगों की हद तक नहीं है, पढ़े लिखे लोग भी उसमें आ गए हैं। और पढ़े लिखे लोगों में स्पेशली जिस बिरादरी से आजकल मेरा ताल्लुक़ है, सहाफ़ी बिरादरी, वो भी बेरोज़गारी का शिकार है। हमारे जो मीडिया मालकान हैं वो भी कहीं अपनी मुआशी सूरत हाल की वजह से वो भी डिस्टर्ब होते हैं, और उस डिस्टर्बेंस की वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो यानी हाथ में नहीं आती कि इनको कैसे हल करना है, इस मसले को कैसे हल करना है, इस बेरोज़गारी पे काबू कैसे पाना है। उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मुआशी तौर पे हमारे साथ आज माहिर मुआशियात भी हैं, माहिर मईशत भी हैं, और सहाफ़ियों का स्पेशली मैंने ज़िक्र इसलिए किया कि हमारे साथ आज साबिक़ सदर हैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के। तो वेलकम टू द शो जी जतोई साहब। अज़हर जतोई साहब हैं, उनको हम वेलकम करेंगे। और उसके साथ माहिर मईशत हैं हमारे साथ नईम सिद्दीकी साहब, वेलकम टू द शो जी। और उसके साथ डॉक्टर अख्तर शाह साहब हैं, माहिर मुआशियात हैं, डॉक्टर हैं, पीएचडी। तो वेलकम टू द शो जी। आज सबसे पहले जो है मैं स्टार्ट लेने वाला हूँ नईम सिद्दीकी साहब आपसे, इसलिए कि आपकी आज सालगिरह है। मुझे पता है, फेसबुक ने मुझे बता दिया। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि वो एक ज़माना होता था जब पता नहीं चलता था लोगों की, यानी वो लिखी होती थी लोगों ने अपने नोटबुक में, वो जो है ना कापियों में कि जी फलां रिश्तेदार की कब है, मेरे वालिद की कब है। अब तो फेसबुक का ज़माना है, सोशल मीडिया का दौर है, वो फौरन टक करके बताता है। तो वो मैं जो है ना आपकी फेसबुक पे देखा
तो मैंने फिर आपको हैप्पी बर्थडे भी कहा, और ये एक आपको बहुत मुबारक हो, और आपको अल्लाह ताला सेहत भी दे और ज़िंदगी भी दे, और हम हमेशा इसी तरह प्रोग्राम करते रहें। लेकिन असल में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल भी है जो हम मुआशी तौर पे जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं जी सर, उसमें सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है और कर रहा है। बिल्कुल सोशल मीडिया, आपको मालूम है कि बच्चे जो हमारे हैं, यंगस्टर जो हैं, वो आजकल ई कॉमर्स की साइड पे चले गए। बिल्कुल हमारे यानी टिकटॉक से लेकर इंटरनेट की वजह से डेफिनेटली ये सारा फेसबुक से लेकर यहाँ हर चीज़ जो है उसके ज़रिए जो हमारे मसले मसाइल हैं वो कहीं ना कहीं हल भी होते हुए नजर आते हैं, जहाँ पे हम आपको मुबारकबाद देने के लिए यानी हर वक्त वो तैयार बैठे होते हैं। वहाँ पे बच्चों ने बड़ा काम किया है और सोशल मीडिया ने बड़ा काम किया है, ई कॉमर्स में बड़ा काम हो रहा है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने विद इन 3 years मेरा ख्याल है ये हमारी 1.2 बिलियन से अब 4.6 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हो चुकी है। अभी भी उनके मसले मसाइल ख़त्म नहीं हुए। तो ये जो हम मुआशियात डिस्कस करते रहते हैं, मईशत को, बिज़नेस को डिस्कस करते रहते हैं, सवाल ये था कि ये कितना बड़ा हल है हमारी मईशत के लिए, ये जो सोशल मीडिया है उसका इस्तेमाल है और ई कॉमर्स है, और इसके ज़रिए पाकिस्तान कितना बेहतर अपने आप को मुआशी तौर पे कर सकता है। जी बेसा बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी बर्थडे विशेस का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जो नहीं वो बड़ी ज़रूरी थी, और मुझे ये ख्याल आया कि हमारी मईशत होने की वजह से मैंने आपसे ये फिर इसका सहारा लेके हमने ये ई कॉमर्स को भी डिस्कस करना। आपकी ज़रा नवाजी है सर, बड़ी मेहरबानी सर। देखिए ये जो दुनिया में अगर आप देखें ना, हज़ारों साल से इल्म जो है हमेशा किसी न किसी फॉर्म में रहा है, ठीक है। उस वक्त के साथ साथ उसका तरीक़ाकार चेंज होता गया, ठीक है। आप देखा पहले पत्तों पे भी लिखा जाता था, उसके बाद कागज़ आया, कागज़ में लिखा जाता था। हमने बचपन में देखा लोग तख्तियों पे भी लिखते थे, फिर आपने लेटरबाजी का सिलसिला होता था, ख़त का इतना इंतज़ार होता था कि सारा दिन इंतज़ार करते थे कि कल सुबह कोई ख़त आएगा। जी वो डाकिए का इंतज़ार होता था, पैगाम रसानी का, फिर कबूतर किया करते थे। फिर होता ये था कि आपने आज यहाँ से लाहौर अगर कोई चीज़ भेजनी है तो पता चलेगा कि कम से कम 10 दिन में तो ये बंदा लेके जाएगा, जो वो भी दौर होता था। तो सर इर्तिका तो दुनिया में चलता आ रहा है हमेशा से ईमेल का। फिर क्या हुआ जब हमने इस लाइफ में देखा, आपने देखा, तो XT कंप्यूटर आया, ठीक है जी। उसके बाद फिर ईमेल का एक सिलसिला शुरू हुआ। मुझे याद है हम जब पढ़ते थे तो उस जमाने में वो पता है कंप्यूटर में हम डेटा डालते थे, वो सारी रात चींची करके करता रहता था। वो कोई 24 आवर्स के बाद जो है ना एक प्रिंट निकालता था, जिसके बाद पता चलता था। अब देखे सेकंड्स भी बात आ गई। अब तो देखे ना सर, अब तो रियल टाइम, अब हम आप इसको कह सके दिस इज अ रियल टाइम टेक्नोलॉजी, कि आप वही काम उस वक्त कर रहे हैं और वही काम उस वक्त डिलीवर हो रहा है। बिल्कुल सही। ऐसा नहीं है कि आपने काम किया, उसको बंद किया, पोस्ट किया, नो, दिस इज अ रियल टाइम डिलीवरी। डाटा इंटर हो रहा है, डाटा आगे जा रहा है रियल। तो ये जो इस वक्त ई कॉमर्स की भी आपने बात की है और आपने सोशल मीडिया की बात की, इस वक्त आप देखें आपकी स्क्रीन लाइफ ख़त्म हो रही है। बिल्कुल सही। कोई टीवी देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, हर किसी के पास अपना गैजेट है, उसके जरिए वो खोलते हैं, उसी वक्त जब दिल करता है देख लेते हैं। 2 घंटे टीवी के आगे बैठने में कोई व्यूअरशिप बहुत कम। अभी आपने बात की ना कि सहाफ़ियों की माली मुश्किलात। देखिए माली मुश्किलात होती हैं हमेशा एक तो मुलाज़मीन के लिए, ये तो वन साइड ऑफ द स्टोरी सही। लेकिन उसके साथ आप देखें जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, उसके भी ज़िंदगी बड़ी चैलेंजेस हो गई, बहुत चैलेंजिंग होगी। उसका इतना एक्सपेंस होता है और उसको भी समझ नहीं आ रही होती कि मैं इसको कैसे पूरा करूं। वो क्या होता है, वो अपने बिजनेसेस बंद। अब जब बिजनेस, लेकिन आप देखें ये एप्पल से, मेटा से लेकर फेसबुक, सारे जो है ना अपने मुलाजमीन को फारिग कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि AI आगे है, सर, वो सारे काम कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि ये कॉल सेंटर बिजनेस खत्म हो गया आपका, ठीक है सर। AI चैटबॉट के आने के बाद उसके बाद आपका ये मेटा ने निकाले बंदे, अमेज़ॉन ने निकाले बंदे। अभी आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता IT कंपनीज में एसेंशियल लोग ही रह जाएंगे, बाकी तो सारा काम रोबोट करना शुरू हो जाएंगे। तो वो जो आने वाला वक्त है, जो अगली स्टेज है, यानी कि ई कॉमर्स, सोशल मीडिया, ये जो दूसरे और जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, तो लगता है आने वाले दिनों में लोगों ने ऑफिसेज नहीं रखने। सर मैं कहता हूँ खत्म हो जाएंगे, काम हो रहा होगा, सिर्फ वेयर हाउसेज होंगे बड़े बड़े, वहां से एक सप्लाईज हो रही है, ऑफिसेज की जरूरत ही नहीं होगी। हाँ। आपको मैंने एक दफा प्रोग्राम में बताया था कि अब ये हाल है कि लोगों की जो मार्केटिंग टीमें हैं, चाइना की मार्केटिंग टीमें
जो अमेजोन का माल बेचती है वो इस वक्त इस्लामाबाद में बैठी हुई, बिल्कुल, उन्होंने 1200 बंदा रखा है, 1200 बंदा रखा हुआ है। वो यहाँ से ऑर्डर लेते हैं, ऑर्डर लेने के बाद वर्ल्ड वाइड ऑर्डर लेते। नहीं भी मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो लॉजिस्टिक्स का काम जो है ना यहाँ पे बैठ के सर वही मैं बता रहा हूँ, अमेरिका में लॉजिस्टिक्स का काम, सर मैं वही बता रहा हूँ। वो यहाँ पे दुनिया भर से ऑर्डर लेते, ऑर्डर लेने के बाद वो जो फैक्ट्री है चाइना में जहाँ पे भी है वहाँ पे वो ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, वो वहाँ से डायरेक्ट शिप हो जाता है। सही, तो लॉजिस्टिक वहाँ से मैनेज हो रही है। तो दुनिया जो है ना अब वो देख रही है कि हम किस तरह अपनी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को किस तरह कम करें। और जो इस वक्त हालात जा रहे हैं, ये वॉर के बाद जो सिचुएशन है और जो इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, उससे आप, मैं और हमारा ममालिक और हमारी इंडस्ट्री, हमारा ट्रेड, हर बंदा इस वक्त बुरी तरह डिस्टर्ब हो रहा है। और ये जो मीन्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी है ये दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। और जब ये वक्त आएगा तो आप देखेंगे, देखिए बिजनेस क्लोज करना आखिरी जो चीज़ होती है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, और उसके लिए बड़ा तकलीफदेह मरहला होता है जब वो अपना बिजनेस बंद कर रहा होता है। अब ये मत सोचें कि वो जो बिजनेस बंद कर रहा है वो बड़ी खुशी से कर रहा है। वो जब अपने नुकसान की इंतहा पे पहुंच जाता है, जब उसको पॉलिसी टैक्स की अच्छी नहीं मिलती, जब उसको पॉलिसी यूटिलिटी के जो बिलों की अच्छी नहीं मिलती, जब उसको अच्छी काम करने की इन्वायरमेंट नहीं मिलती, जब उसको सैलरीज को वो अफोर्ड नहीं कर सकता। या आप देखें, आपने सैलरीज देनी, कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं जो वे फिक्स होते हैं, उसको आप निगेट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते मेरा बिजनेस दिया मैं तनख्वाह नहीं दूंगा। तो वो फिर क्या करता है, वो लायबिलिटी से भागता है। बैंकों को देखें, बैंकों के कर्जे चढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप केस स्टडी, कोई भी एक बिजनेस की केस स्टडी उठाएं और देखें ये फैक्ट्री बंद क्यों हुई थी, सही इसकी वजह क्या थी, तो आपको ज़्यादातर ये लगेगा कि उनकी अफोर्डेबिलिटी ही नहीं रही थी। कि अब इस वक्त क्या पोजीशन है, इस वक्त आपकी एक्सपोर्ट कंप्रोमाइज़ हो रही है, आपका मार्कअप बढ़ रहा है। अभी आपने इन्फ्लेशन का जिक्र किया, वो बढ़ रहा है। नहीं भी आप नहीं समझते कि ये एक्सपोर्ट्स हमारे जैसे मुल्कों का प्रॉब्लम है? चाइना में तो एक्सपोर्ट्स बढ़ रही होती है, एआई ने आके उनको बड़ी हेल्प की है, उनको सपोर्ट की है, उन्होंने टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया। आपने पॉलिसी बनाई नहीं, आपने कोई लिबरल पॉलिसी किसी को दी हो ना, आपने कहा होगा यार देखो तो फ्री एंड है, ये फ्री एंड है। तो हमारा मौजूद है। अब चाइना के लिए पूरी दुनिया, ग्लोब इज द मार्केट। यस, हमारे लिए तो ग्लोब मार्केट नहीं है ना। हम तो किसी से ऑयल भी मर्जी से नहीं ले सकते, और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ हम एक्सपोर्ट भी मर्जी से नहीं कर सकते। वो हमने मंडियाँ तलाश नहीं कर सके, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है हमारे। देखिए सर, ये सारी चीज़ों को जब आप स्टडी करेंगे ना तो आप देखेंगे कि यार लोग बिजनेस क्यों बंद करते हैं। हमारे जैसे मुल्क तो IMF के हाथों शाह साहब फंसे रहते हैं। डॉक्टर अख्तर शाह साहब के वो मीर ने कहा था कि नाहक हम मजबूर हूँ पर ये तोहमत है मुख्तारी की, चाहे है सो आप करें, हमको बस बदनाम किया। ये पाकिस्तान जैसे मुल्क तो वैसे बदनाम होते हैं, कंडीशंस ही ऐसी होती है IMF की कि वहां पे जो है ना वो कुछ कर ही नहीं सकते गरीब। पाकिस्तान एज ए पॉलिसी ये क्यों नहीं करता कि इनको फैसिलिटेट करे, टोटल ई-कॉमर्स और इंटरनेट और ये जो चीज़ें हैं ना इनको फ्री करे, ताकि हमारा मैक्सिमम जो है वो ई-कॉमर्स में हम तरक्की कर सकें। और हम हमेशा इस पे कंसर्न भी होता है हमारा, यानी बच्चे जो है ना वो यंगस्टर जो है वो अकाउंट्स खुलवाने जाएँ तो उनके लिए मसले मसाइल हैं, उनको पेमेंट्स के इशूज़ हैं, स्टेट बैंक के अपने रेगुलेशंस हैं। आप नहीं समझते कि इस पर कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कुछ करना चाहिए? यही वे फॉरवर्ड है हमारी मुआशी चैलेंजेस को उससे निपटने के लिए। जी आपने बड़ी अहम बात की है जी। देखिए मैं समझता हूँ कि वो शेर तो बहुत अच्छा आपने सुनाया, लेकिन मेरी ये गुजारिश वो किसी और कंटेक्स्ट में था, लेकिन मैंने इस कंटेक्स्ट में कि IMF हमें इजाज़त ही नहीं देता। देखिए वो तो माशाल्लाह आपको अल्लाह ने एक टैलेंट दिया है कि नेचुरल शायर हैं आप। आपकी हम बड़े अरसा पुराने भी आपकी शेर व शायरी सुनते रहे हैं। अपने मसले मसाइल का शेर व शायरी के जरिए जो है दैट्स वेरी अप्रोप्रिएट और एक नेचुरल टैलेंट है। अच्छा, मैं थोड़ी सी गुजारिश इसमें डिफरेंट करूँगा। मैं ये कहता हूँ कि हम बेसिकली ना हमें कोई पंचिंग बैग चाहिए होता है। ठीक। अब प्रॉब्लम यह है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर अगर आप एक्चुअल प्रॉब्लम देखें तो आपकी मैक्रो लेवल पे कई दफ़ा जो है ना, एक तो आपकी एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन फ्लो होता है, एक्सेस टू डिसीजन मेकर्स और कैपेबिलिटी, नॉलेज शेयरिंग और विल ऑफ दी जो टॉप लेवल है उनके इश्यूज एग्जिस्ट कर रहे होते हैं।
उसकी वजह से ये होता है कि आपकी बड़ी लॉपसाइटेड, इरेशनल और ग्राउंड रियलिटी के साथ बिल्कुल डीलिंक्ड पॉलिसीज़ बनी होती हैं। तो उस लिहाज से मैं ये कहूँगा पहला पार्ट हमारा ये होता है, और उसमें आखिर में जब वो आपकी पॉलिसीज़ फेल हो जाती हैं ग्राउंड रियलिटी पे, उसके साथ मैच नहीं कर रही तो रिज़ल्ट नहीं डिलीवर करते, तो वैसे ही हम कह देते हैं वो जी IMF ने मार दिया है। ऐसा नहीं है। आप देखें उसकी अपनी जगह पे IMF की कंडीशनलिटीज़ वो वर्ल्ड वाइड होती हैं वो सारा। अब आप तक है कि आप उसकी नेगेटिव चीज़ों को लेते हैं या पॉजिटिव को लेते हैं। पॉजिटिव तो आपको मिल ही रही हैं, उनकी सर्टिफिकेशन है, वो आपकी क्रेडिबिलिटी है, आपकी करेंसी की वैल्यूएशन, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ वो चल रही होती हैं। आपको शॉर्ट रन में शाह साहब जब ये हमारी लेवीज़ का मसला है, देखें इन्होंने जो मेन टारगेट्स रखे थे वो कुछ और थे लेवीज़ के। अब सूरत हाल ये है कि आप अगर 150-60 रुपए तक जो है ना लेवीज़ लगा देंगे पर लीटर तो क्या बनेगा? यानी इस खिते में इतना ज़्यादा ये प्रेशर इस बात का है कि उन्होंने टारगेट्स ऐसे रखवाए हुए हैं आपसे। आपकी इकोनॉमी उतनी है ही नहीं, मैशत है। मैं आपसे गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ, आपका प्रॉब्लम देखें ये टेबल की दोनों साइड पे प्रॉब्लम है। ठीक, टारगेट्स दुनिया में चैलेंजेस आते हैं, इकोनॉमीज फेस करती हैं और उसको बड़ी बहादुरी से आगे निकलती हैं। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम IMF के शेल्टर के नीचे ही बैठ के हमारे लोग जो इम्प्लीमेंटेशन साइड पे हैं या पॉलिसी मेकिंग साइड पे हैं, बेसिकली वहीं पे वो उन्होंने रेस्क्यू लेना होता है। अच्छा, आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है गवर्नेंस, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ऑफ इन्वेस्टर। आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है वो क्राउड आउट हुआ। सही बात कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि इसको कोई रिव्यू नहीं कर रहा। आपकी टॉप लेवल पे जब मीटिंग होती है तो वो ब्लफिंग हो रही होती है, वो कहते हैं ओ सर जी हमने तो कहा था ना। अब वो एक दरबारी सा माहौल बना होता है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अब आपके सेक्रेटरीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, एडवाइज़र्स हैं, वो बैठ के उन्होंने जो रियलिस्टिक नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड बात तो करनी नहीं होती है, वो अपने एक स्पेशल इंटरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को लेके चलते हैं। उसका प्रॉब्लम ये होता है कि उसकी वजह से आपकी वो पॉलिसीज़ इफेक्टिव हो ही नहीं सकती हैं। वरना आज भी मैं कहता हूँ आपका मुल्क जिस जगह पे खड़ा है 5 एरियाज़ को आप टारगेट करें। बिलीव यू मी, आपका IMF फारक, आपके टारगेट्स ऊपर, रेवेन्यू स्ट्रेंथ, एवरीथिंग। मैं कहता हूँ ये ई-कॉमर्स वाले कहाँ पे टेक्नोलॉजी का गुजारिश करता हूँ, नंबर 1 आप ई-कॉमर्स को पकड़ें। बिल्कुल, आपके पास इस वक्त 16 करोड़ से ज्यादा यूथ बैठे हैं, दे आर विलिंग, बहुत सारे लोग काम करना चाह रहे हैं। नंबर 2 आप पकड़े IT सेक्टर को। IT में हमारे बड़े बड़े जायंट्स बैठे हैं, इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं। आपका इररेलेवेंट, इनकंसिस्टेंट एंड लॉपसाइटेड आपका जो है वो टैक्सेशन सिस्टम में फैसिलिटेशन नहीं है। आप यहाँ पे फाइनेंशियल सिस्टम दे ही नहीं पाए, पेपाल नहीं आ रहा, बाकी भी इस तरह के, तो वो आपका दूसरा वो वाला माहौल शायद वो पैदा एग्जैक्टली। तीसरा आपके पास है कार्बन क्रेडिट मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट है, आप उसको पकड़ें, उसमें आप काम ही नहीं कर रहे। आप चौथा आपका बेसिकली आया हुआ IPPs और आप सर्कुलर डेट के अंदर फंसे हुए हैं। आप उस चीज़ को मैनेज करें, वन टाइम डिसीजन करें। ठीक है, आपकी पॉलिसी दो गवर्नमेंट ने की, आते हैं इस पे कार्बन क्रेडिट पे भी आएंगे। हाँ, मैं सिर्फ अगला पॉइंट ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका है डिफेंस रिलेटेड। लकीली आपकी विक्ट्री हुई, आप बहुत उफ पे पहुँच गए हैं। अब आपको चाहिए कि आप इसको मार्केट करें, कैपिटलाइज करें, और लकीली उसमें कुछ हमारे इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व हैं, वो अपने तौर पे कुछ चीज़ें कुछ इस पे शाह साहब एक पॉइंट में आखिरी करना ही लगा हूँ कि आपका बहुत सारा पाकिस्तानी इन्वेस्टर जो बिलियंस ऑफ डॉलर लेके UAE या मिडिल ईस्ट में बैठा हुआ था, वहाँ से काउंटर प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट आने की वजह से दे आर शिफ्टिंग टू अदर कंट्रीज। तो आपको चाहिए कि आप पाकिस्तान लेके आए, वो आपको इनफॉर्मली आपका गवर्नेंस सिस्टम जो है कि वो आपको चाहिए अपने, और वो यहाँ लेके आए पैसा। मैं अजहर जतोई साहब आपके पास आऊँगा। ये शाह साहब से हम बात करते हैं क्योंकि उस कमेटी के मेंबर भी हैं जो यानी तखफीफ गुर्बत के लिए काम करना था, जिसने पता नहीं वो गुर्बत तो और बढ़ रही है, हमें समझ नहीं आ रही। ये बताएं कि इस गुर्बत के दौर में जो सहाफ़ी बिरादरी है, ये जो वर्कर्स हैं,
और इनका भी बड़ा दुख दर्द है। रोज़ बरोज़ हमें पता भी चलता है कि जी उनको 3-3 महीने जो है ना पेमेंट्स नहीं हो रही, और फिर निकाला भी जाता है। एआई का दौर आ गया। अब ज़ाहिर है एआई के दौर में बहुत सारा काम जो इंसान ने करना था या बंदे ने बैठ के करना था, कंप्यूटर पे इवन करना था, वो ऑटोमेटिकली वहाँ से हो जाता है। तो ये वाली जो क्राइसिस है, कितना बड़ा क्राइसिस है सहाफ़ी बिरादरी का। देखिए सहाफ़ी बिरादरी भी इस मुआशरे का हिस्सा है। जब मुआशरे के अंदर खुशहाली होगी तो मीडिया के अंदर भी खुशहाली नज़र आएगी। डेफिनेट। अब देखिए माजी में नज़र आती रही है, मुशर्रफ दौर में आप देखें जब खुशहाली का दौर आया था, तो इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, आप देखें 1 साल के अंदर तखफीफ गुर्बत की बात की गई है। इदारा शुमारियात की अभी रिपोर्ट है इस हफ्ते की कि 1 साल के अंदर 15% महंगाई में इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम की बात करें, इन 4 महीने में नया साल हमारी आवाम के लिए बहुत ही ख़तरनाक साल साबित हुआ है। बहुत ही मैं कहता हूँ इंतहाई मुश्किल साल है। इस साल के दौरान सिर्फ पेट्रोलियम की मसनूआत अभी तक तकरीबन 70% तक उसका इजाफा हो चुका है इस साल के दौरान। तो उसी हैसियत से आप उसी लिहाज से दीगर चीज़ें हैं, अशिया खुर्द नोश हैं, उनमें इजाफा हो रहा है जो कि आम इंसान की पहुंच से दूर होती जा रही है। वो उसका इम्पैक्ट हर तबके पर जा रहा है, चाहे वो ताजर है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे ये, और मीडिया भी एक इंडस्ट्री है, और ये भी इस वक्त डाउनफॉल की तरफ जा रही है। देखिए हुकूमत सपोर्ट कर रही है, करती भी है, लेकिन किस हद तक करेगी। उसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर था वो सपोर्ट कर रहा था, लेकिन वो इस वक्त इस कंडीशन में नहीं रहा, इस सेक्टर में नहीं रहा कि वो अब सपोर्ट कर सके। यही वजह है कि आप मीडिया इंडस्ट्री के अंदर हालात बहुत ही कसम पुरसी की सूरत हाल है। इवन कि ये सूरत हाल है कि अब वो चैनल जिनको अभी अरसा ही थोड़ा सा गुजरा है, 3-4 साल गुजरे हैं, चलो 20 साल पुराने हो जाए, 30 साल तो वो अलग बात होती है, वो भी अब वर्कर्स को जब उनको मुआशी बहरान शुरू हुआ है, निकालना शुरू हो गया है, तो अब ज़रूरत इसी बात की है कि अब हमें जदीद तकाज़ों को अपनाना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन आजकल जो दौर है, वो पहले होता था हिस्ट्री इज पावर, हिस्ट्री और पावर वाला दौर खत्म हो गया, अब इन्फॉर्मेशन इज पावर है। नहीं, वो टेक्नोलॉजी के आने से आपका क्या ख्याल है, जो बात कर रहे थे नईम सिद्दीकी साहब भी, एआई का दौर आ गया तो जाहिर है बहुत सारी चीज़ें, मुझे तो ये लगता है कि कुछ अरसे बाद जो है ना, ये इस कुर्सी पे जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ पे कोई रोबोट बैठा होगा, वो खबरें दे रहा होगा, तो फिर क्या बनेगा। ऐसे ही है, लेकिन देखिए वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। जब हमने सहाफ़त शुरू की थी, हमें याद है अखबार के अंदर कॉपी पेस्टर्स का होल्ड होता था, कातिब्स का होल्ड होता था, और उस हैकर्स जो थे पावरफुल होते थे। हमें ईद की छुट्टियां नहीं दी जाती थी, हम उनको कहकर अपनी छुट्टियां लेते थे अपने मालिकान से, अपने सेठ साहबान से। अब जब जदीद दौर आ रहा है, उसके मुताबिक हम अगर अपने आप को नहीं ढालेंगे, उस वक्त तक हम ना आगे बढ़ सकते हैं, ना कोई इदारा बचा सकते हैं। हमें ज़रूरत इसी बात की, एजुकेशन जो पॉलिसीज है, सबसे पहले तो उसको चेंज की जाए। हम उसी तरह पुराने तरीके से चले जा रहे हैं, रट्टे लगाई जा रहे हैं, सब एडिटर के उसाब, सब एडिटर के खवास, रिपोर्टर क्या करें फला, लेकिन ये वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। अब हमें आगे बढ़ना है, अगर मुल्क को भी आगे लेके जाना है, अगर हम वाकई जो हम लोगों को दिखाना चाहते हैं हम एटॉमिक पावर हैं दुनिया के 7वें नंबर पर, तो हमें इस मैदान में भी आगे बढ़ना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, पॉलिसी रिफॉर्म भी करनी पड़ेगी, चीज़ें करनी पड़ेगी। नईम सिद्दीकी साहब ये बताएं कि ये अब आगे जाने का आपके जहन में एक काफ़ी अरसे से गवर्नमेंट के जहन में भी चल रहा है, वो ये है कि रियल एस्टेट जो है ना जी, इसको कोई अहमियत दी जाए जी, इस पे कोई टैक्सेस कम किए जाएं, और लोगों की जो वो क्या कहते हैं इनफॉर्मल इकानमी कहें या ब्लैक मनी कहें, या उसको कम से कम वो एक्टिवेट करवाएं। और जैसे शाह साहब भी कह रहे थे, यूएई की सिचुएशन है तो बहुत सारे पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, वो पाकिस्तान है यहाँ पे, ये एक बड़ा ल्यूक्रेटिव सेक्टर था और इसको आप यानी टैप कर सकते थे, इसके ज़रिए एक एक्टिविटी शुरू हो सकती थी। इमरान खान ने इसको कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का दर्जा दिया और एमनेस्टी अनाउंस कर दी। वो एमनेस्टी के बाद जो है ना बहुत सारा एक कारोबार शुरू हो गया। आपको मालूम है कि कोई 40 इंडस्ट्रीज हैं जो इससे रिलेटेड हैं, सेक्टर जो है ना वो ग्रो कर जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान IMF ये काम करने देगा? पाकिस्तान जो है रियल एस्टेट सेक्टर में कोई रियायत दे पाएगा पाकिस्तानियों को? और क्या अगले बजट में कोई ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिसके ज़रिए ये सेक्टर ग्रो कर सके और ओवरऑल कोई एक्टिविटी शुरू हो सके? देखिए, शाह साहब ने बड़ी अच्छी बातें की और ख़ास तौर पे मैं इनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि IMF की जो पिक्चर है उसको दोनों साइड से देखना चाहिए। IMF अगर आपको पैसे दे रहा है तो उससे ऊपर उसका चेक एंड बैलेंस रखना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। और वो चेक एंड बैलेंस जो है वो एंड ऑफ द डे हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद है। कहाँ पे हम पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ पे हम पैसे का ज़िया कर रहे हैं, और कहाँ पे हम पैसा सही इंडस्ट्री में या सही जगह पे लगा नहीं रहे। अब
जो प्रॉपर्टी है या रियल एस्टेट बिजनेस है, अगर आप देखा जाए तो आज पाकिस्तान पिछले 20 साल में, अगर पाकिस्तान में कोई बड़ी बड़ी जो जिसको आप कहते हैं ऑथेंटिकेटेड हाउसिंग सोसाइटीज रही हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के शेडो में रही हैं या प्राइवेट सेक्टर में रही हैं, जो बाकी लीगलाइज थी, जो वाकई उनके डॉक्यूमेंट सही थे, उनकी ज़मीन सही थी, उन्होंने इतना ज़बरदस्त डेवलप किया है। अब आप लाहौर जाएँ, इस्लामाबाद जाएँ, कराची जाएँ, आपका दिल नहीं करता डिफेंस में रहने को जाके। आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि मैं DHM में मेरा प्लॉट हो, मैं उधर रहूं जाके, मैं फेज 1 में रहूं, फेज 2 में रहूं, फेज 5 में रहूं। अच्छा बना दिया, इसलिए वो इतनी खूबसूरत डेवलपमेंट हुई है पिछले 20-25 साल में कि हर वो बंदा इस्लामाबाद में, अब देखिए जो भी इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी चूँकि बहुत महंगी हो गई है, सेक्टर F हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8, ये इतने महंगे हो गए कि लोग अब जब इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी होती है या जब कोई बेचता है तो कहाँ जाता है, वो बेच के यहाँ से DHE जाता है या बैरिया ही जाता है या उन सोसाइटियों में जाता है जहाँ पे NOC मौजूद हैं। अभी देखें तो वो जाके अपनी इन्वेस्टमेंट्स को उधर कैश करता है। यहाँ इस एक घर में रह रहे हैं, वहाँ 4 बंदे 4 घर उसी पैसे से बना सकते हैं। तो ये जो शाह साहब बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल ये है। देखिए पहली बात तो ये है इसमें कि आपका रूल ऑफ लॉ क्या है, आपकी गवर्नेंस क्या है, आपकी पॉलिसीज का सिस्टम क्या है। वो तो ऑलरेडी शाह साहब कहते हैं कि वो उसी वजह से सारी गड़बड़ हुई है। नहीं, उसमें पॉजिटिव चीज़ें देखें ना क्या है। अब यही जो अब टैक्सेशन का अभी देखें 4C आया और 350 बिलियन टैक्स लगा दिया, लोग उल्टे हो गए, इंडस्ट्रियल बैठ गया, रियल एस्टेट वाले बैठ गए। उसके बाद फैसला आया 7E को जो स्ट्राइक डाउन कर दिया। उसके बाद वो 95 में उन्होंने कहा कि जो रियल एस्टेट की जो सेल है या जो आपका कैपिटल गेन है वो इससे हम उसको छोड़ देते हैं। चलो दैट इज़ अ वेरी बिग न्यूज़ फॉर। और फिर ये 7E जब आया ये इसकी इट्स अ बिग न्यूज़। तो सर अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बजट में रियल एस्टेट की डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से, इसको सीधा करने के हिसाब से बहुत चीज़ें आ रही हैं। गवर्नमेंट रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छा होपफुली प्लान लेके आएगी जिससे रियल एस्टेट बिजनेस को देखें। अभी जैसे कहा कि अब दुबई में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे या हमारा जो देखें हमारे रियल एस्टेट ग्रो क्यों कर रही है, क्यों हमारे इतना पिछले 30 साल 40 साल में क्यों इतना ज़्यादा, इसलिए कि जो हमारा ओवरसीज जो पैसा भेजता है ना जितना भी, वो सब कंजम्पशन बेस्ड होता है। वो आगे पार्क नहीं होता बैंकों में, वो फौरन कैश हो जाता है। उसमें हर एक ख्वाहिश होती है कि यार मैं गाँव में रहती है, गांव से निकले शहर में प्रॉपर्टी खरीदें, शहर में निकलेंगे तो अच्छी हाउसिंग स्कीम में जाके प्रॉपर्टी खरीदें। तो सर इसके साथ 40 इंडस्ट्री वाबस्ता है और अब सारा पढ़ा लिखा तबका इस बिजनेस में है। ये आप देखें तो खुश है ना 7E को बिल्कुल खत्म कर दिया। अभी देखें CDA ने, आपने देखो अखबारों में अवेयरनेस बड़ी हो गई है। ये सोशल मीडिया उन्होंने 98 हाउसिंग सोसाइटी को कलअदम करार दे दिया, कह दी कि तो ये बड़ी अच्छी बात है। IMF क्या कह रहा है, IMF आपको ये कह रहा है कि वो पाकिस्तान के रियल सेक्टर में जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स हैं वो प्रॉपर्ली हमें नहीं भेजे जाए, रोज कम हो रहा है। और जो जायदाद के सिस्टम है ना उसमें गैर टैक्स शुदा जो आमदनी है और वो उसमें कोई मशकूक रकम वो कहते हैं हो सकती है, उसको चेक कर रहे हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान में लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं वो ज़्यादातर वही लोग बिज़नेस कर रहे हैं जिनके पास पैसा है, डेवलपमेंट हो रही है, काम कर रहे हैं। इसी तरह IMF ने कहा है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और CFT ट्रांजेक्शन के ऊपर वो बात कर रहे हैं, टेररिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं। नहीं भाई, आपको मालूम है कि UAE पूरा जो है ना इस बेस पे हुआ कि वहां पे जो पैसा जैसे भी ले शाह साहब, ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है जिसको सारा दिन IMF भी दबाई रखता है और हम भी सारे खिलाफ हैं, ये UAE कैसे बना है? इसको फ्री मार्केट इकोनॉमी कहती है ना, इट्स कॉल्ड फ्री मार्केट इकोनॉमी। मेरा एक इसमें आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत ही अच्छी तरफ आप जा रहे हैं। रियली इसमें बहुत सारा सोल्यूशन है। अगर आप देखें तो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कौन कर रहा है? 5 लोग कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। एक ओवरसीज पाकिस्तानी, ठीक है, पैसा आएगा, करेंसी स्टेबलाइज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के उससे भी बेहतर आपको ऑप्शन में रही और कंज्यूमेबल है। मजे की बात। नंबर 2, आपके पास गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो बिजनेस को टाइम नहीं दे सकते, वो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट करें। नंबर 3, आपके पास एक ओल्ड एज या इस टाइप के लोग जो हैं जो ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते किसी एक्टिव बिजनेस को। नंबर 4, आपके पास सरप्लस इनकम वाले, सरप्लस
जिन लोगों के पास है, वो इन्वेस्टर चाहे बाहर से है, वो डोमेस्टिक है, तो आपके पास ये पैसा जो है आपने गलत पॉलिसीज बना के, और वो पॉलिसीज भी मैं समझता हूँ कि आपकी कोई इतनी ग्राउंड रियलिटी इसके साथ मैच ही नहीं किया, आपने डीकम्पोज एनालिसिस ही नहीं किया कि उसके इन्फ्लोज किधर किधर से थे, और आपने जस्ट ये कहा जो रियल एस्टेट वाला खा गया बाकी रह गए। ठीक है, उसमें हम ये नहीं कहते कि रियल एस्टेट वाले ने क्या किया कितना किया, बट वो जिस तरह सिद्दीकी साहब ने बड़ा अहम पहलू हाईलाइट किया कि आपकी कंट्री के अंदर सिविक स्टैंडर्ड्स किधर चले गए, तो रियल एस्टेट ने वो भी कंट्रीब्यूट किया। असल में रियल एस्टेट में किसी के पास पैसा आया तो वो फिर रियल एस्टेट में तो शायद 90% लगेगा, 10% वो शायद इंडस्ट्री में भी लगा देता है, कोई रेस्टोरेंट भी खोल लेता है, कोई किसी और बिजनेस में भी चला जाता है। एग्जैक्टली। तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि ये देखें, अगर इसको हम लेके चलें इस तरह से, और आप जिस तरफ आप बहुत अहम चीज़ हाईलाइट कर रहे हैं, दुबई की देखें, बड़ी अहम आपने बात की, आप ओमान को देखें, रेत का पहाड़ है, चोलिस्तान की तरह का इलाका है, उन्होंने कैसे जन्नत बना दी है सिर्फ इसी कंस्ट्रक्शन और इसी रियल एस्टेट में बनाया। ओमान को देखें, उन्होंने ऐसे इंसेंटिव दिए और बाहर से अमेरिका से लोग जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह से अभी टर्की ने इन्वेस्टमेंट के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज दी हैं। यकीन माने कि आप कुछ भी ना करें, सिर्फ ये 3-4 कंट्रीज बहुत बड़ी एक्टिविटी जनरेट हो सकती है। अभी तो हम बेसिकली मईशत में देख ये रहे हैं कि हमारा वे फॉरवर्ड क्या है। पहले देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स, वो बुनियादी तौर पे एक बहुत बड़ा वे फॉरवर्ड है हमारे यंगस्टर्स, उनके लिए कोई। और दूसरा ये है कि रियल एस्टेट को अहमियत दी जाए, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जो सारी चीजों को रिवाइटलाइज कर सकता है, तो उसमें आपको जाना पड़ेगा। सारी एक आखिरी बात करता हूँ, रिसेंटली, क्योंकि पहले एक बड़ा बैड सा इंप्रेशन चल रहा था कि जी रियल एस्टेट को क्रश किया जा रहा है या लोगों की प्रोटेक्शन नहीं हो रही। अभी जो रेसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, वो उसके लिए बहुत सारे लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं, और दैट इज़ रियली हाईली अप्रिशिएबल। कोई शक नहीं है। क्यों जी अजहर जतोई साहब, सर ये बताएं कि ये जो हम देख ये रहे हैं कि हमारी इकानमी कैसे रिवाइव हो सकती है, रेवेन्यूज़ कैसे बढ़ सकते हैं, हमारी जीडीपी कैसे ग्रो हो सकती है, हमारी एम्प्लॉयमेंट बेहतर हो सकती है। इसमें ये जो हमारा मीडिया है, ये एक बहुत बड़ा ज़ाहिर है, ये टेक्नोलॉजी की एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। यानी टेक्नोलॉजी जब आई तो ज़ाहिर है मीडिया ने ग्रो किया। अब मीडिया हाउसेस की क्या सूरत हाल है कि ये ग्रो कर रहे हैं पाकिस्तान में, कोई रेवेन्यूज़ जनरेट कर रहे हैं, कोई यानी यहाँ पे बिजनेस बढ़ रहा है, इनके पास भी कोई बहुत ज़्यादा यानी रेवेन्यू के एवेन्यूज़ आ रहे हैं, ये टैक्स में कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या ये पीछे धकेले जा रहे हैं? बिल्कुल, हाँ, टैक्स में तो कंट्रीब्यूट छाव है। जब उनके पास बिजनेस आता है वो तो एक टैक्स में उतनी करेंगे, जितनी बिजनेस है उतनी वो कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन इशू ये चाह रहे हैं इस वक्त, जो हमने स्टार लिया जब हमने इस प्रोग्राम बात का, कि देखे इस वक्त इंडस्ट्री डाउनफॉल की तरफ शुमार जा रही है, चाहे मीडिया की इंडस्ट्री जो भी है। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि सिर्फ इस्लाम पिंडी के अंदर जितनी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज आए वो मीडिया के हवाले से एजुकेशन दे रही हैं। 18,000 स्टूडेंट्स को एजुकेशन दे रहे हैं। 18,000 सिर्फ पाकिस्तान के इन 2 शहरों की मैं बात कर रहा हूँ। पूरे मुल्क में पता नहीं हज़ारों लोग मीडिया की इंडस्ट्री से मुताल्लिक एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। जब वो सारे को तहसील होंगे वो कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? सूरत हाल ये है कि आप किसी मीडिया के हाउस में चले जाएं, जहाँ पहले 100 बंदा काम करा था, वहाँ सुकड़ का 30 बंदे कार्य। उनमें भी जो डिजिटल मीडिया आया है तो इसने कोई लोगों को, जाहिर है जो नौजवान आ रहे थे टेक्नोलॉजी में जरा वेल वर्स से, तो उसने कोई थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं की। लेकिन डिजिटल मीडिया की ना तो खास प्रॉपर तरीके से एजुकेशन दी जा रही किसी यूनिवर्सिटी में, ना कॉलेज, मेरे ख्याल में किसी कहीं नहीं दी जा रही ज्यादा। इसलिए जरूरत इसी बात की हमें उन्हीं तरफ जाना पड़ेगा, बजाय इसके हम रस्मी तरीके से जो एजुकेशन दे रहे हैं उससे हटकर। लेकिन वो जो पीका वगैरह ये आए हैं तो उसकी वजह से डिस्टर्ब तो नहीं हो गए, क्योंकि बहुत सारी दुनिया है। वो एक मैं देख रहा था शाहजेब खानज़ादा का प्रोग्राम, तो उसने एक बड़ा अच्छा एक वो हाईलाइट किया कि यहाँ पे पाकिस्तानी बैठ के वो इस चीज़ को वायरल करने के लिए बदनाम कर रहा था मुसलमानों को और इस्लाम के हवाले से। और ये वो सिर्फ और सिर्फ पैसे कहता है, मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो पैसे कमाने के लिए कर रहा था, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि क्या हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर चाहे इंटरनेशनल मीडिया है, वो भी जब तक आप स्टोरी बोल के खिलाफ नहीं लगाएंगे उनको वो पसंद नहीं आती। इसी तरह सोशल मीडिया को भी गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था। जब इस्तेमाल गलत होगा तो फिर कानून भी आते हैं। फेक न्यूज़ के हम भी खिलाफ है, हर बंदा खिलाफ है, ठीक है।
तो जो चीज़ अच्छी है उसकी हम हिमायत करते हैं, बल्कि हमने एक नया ड्राफ्ट भी दिया है हमारे PFUG की तरफ से। तो जो चीज़ गलत है उनके ऊपर भी होना चाहिए। देखिए, अगर आप किसी ने कोई गलत काम किया है, गलत पोस्ट डाल दी है, अक्सर मैं आपको बताऊँ, मैं अपने इलाके की बात करूँ, देहात में कोई पोस्ट आई, लोग वैसे शोगल में उसको फॉरवर्ड कर देंगे, लाइक कर देंगे, उसके ऊपर पर्चा हो जाता है। उस ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं, हमारे प्रेस क्लब की वोमेन खवातीन का एक वोमेन कॉकस का ग्रुप बना हुआ है, उसमें एक ग्रुप में आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, उसके ऊपर पर्चा हो गया 170 खवातीन को। इस तरह के जो ट्रेंड है वो गलत है ना। कल उसके ऊपर एक कहा गया था कि हम एक कमेटी बनाएंगे, कमेटी इसका जायजा लेगी, उसके बाद जाकर पर्चा भी होगा। उसके बाद अच्छा ये करते क्या है कि पहले पर्चा हो गया, वरना नॉर्मली तो वो जो वर्क प्लेस पे हरासमेंट का केस है वो हो जाते होते। बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि आप पहले उसको गिरफ्तार करते हैं, फिर उसके खिलाफ FIR देते हैं, फिर उसको अंदर कर देते हैं। यानी ये सूरत हाल है, ये नहीं होना चाहिए। हमारा ये नहीं होना चाहिए। और मीडिया जो है ना, ये टेक्नोलॉजी का सहारा लेके इसको भी बहुत आगे लेके जा सकते हैं। और सबसे ज्यादा कार्रवाई मीडिया के खिलाफ की जा रही है। बिल्कुल, लेकिन मेरा ख्याल है ये जितने मीडिया हाउसेज हैं, ये अभी FBR कोशिश करता रहता है कि इससे टैक्स प्रॉपर वसूल किया जाए। वो शायद वहाँ पे कहीं कोई प्रॉब्लम्स इश्यूज हैं। मीडिया हाउस देखे हमारी सैलरी आती है, बाहर से काट जाती है, देखे ना, वो तो टैक्स जा रहा है, जो इतनी उनको इश्तिहारात मिलते हैं, एजेंसी के पास कमीशन होता है, और इश्तिहारात का जो टैक्स है 2-3% वो उधर काट जाता है। नहीं, ये जो वायरल हो जाती हैं, ये जो यूट्यूब चैनल्स हैं, इनके भी कोई टैक्स कोई कट रहा है, कोई क्या अलग सिस्टम अलग हो रहा है, डिपार्टमेंट भी अलग बनाया जा रहा है। मीडिया भी उन्हीं को फोकस करते हैं, मीडिया को और प्रिंट मीडिया को फोकस नहीं करता, वो सिर्फ सोशल मीडिया को ही फोकस करता है, उन्हीं को सारे। नहीं भाई, ये रेवेन्यूज को बढ़ाते बढ़ाते ना हमने टैक्सेशन बहुत ज्यादा कर दिया। और टैक्सेशन के अलावा तेल की ये जो ऑयल प्राइसेस इस क्राइसिस में, मिडिल ईस्ट के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं इस क्राइसिस में, उसकी वजह से हमारे यहाँ फिर एक दफ़ा जो इन्फ्लेशन जो है 2-3-4% पे आ गया था, वो दोबारा जो है ना अब 15-16 पे जा रहा है। तो उसकी वजह से लास्ट टाइम आपको पता है कि पॉलिसी रेट को भी रिवाइज करना पड़ा, 1% ऊपर कर दिया। अब मज़ीद चांस जो है, ख़तरा ये है कि वो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये वाली जो सिचुएशन है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, और ऊपर से लेवीज का एक यानी तूफान है जो गवर्नमेंट ख्याल ही नहीं करती। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर साहब ने ना पहले प्राइसेस इन्होंने रात को बढ़ा दी, 2 हमारे रिस्पॉन्सिबल लोगों ने, और सुबह प्राइम मिनिस्टर साहब ने 80 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से कम की। यानी इतनी बड़ी लेवीज जो है, ये कितना बड़ा एक धचका है एक आम बंदे के लिए। गुर्बत में जो इजाफा हो रहा है महंगाई के ज़रिए, पॉलिसी रेट ऊपर जा रहा है, और ये जो तेल की प्राइसेस कम नहीं कर रहे, वो आप पता नहीं इस बात पे भी हमारे जैसे एंकर पकड़े ना जाएं कि इंडिया ने 0% कोई बढ़ाया नहीं है। यानी हम भारत ने या दूसरे हमारे जो साथ बांग्लादेश ने बहुत कम बढ़ाया है, इसी तरह बाकी मुल्कों ने, हमने पता नहीं क्यों ये तूफान बर्पा कर दी है, जिसकी वजह से महंगाई का ये क्या, इसका गवर्नमेंट को क्या कहेंगे, क्या करना है? देखिए, जैसे पहले शाह साहब ने बात की, मैंने भी पहले बात की, मल्टीपल फैक्टर्स है ना। और एक तो काम करने वाला कौन है? राइट, काम करने वाला जो है आपका इंडस्ट्रीज है, आपका ट्रेडर है, ये काम करने वाले फ्रंट में ये लोग काम करते हैं। इनके पीछे क्या है? बैंक्स हैं, फाइनेंसेस हैं, लोगों की इन्वेस्टमेंट है, और उसके साथ क्या है? गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, टैक्सेशन की पॉलिसी। अब हम इस मुल्क में आज तक जो जब से हम प्रोग्राम कर रहे हैं और जब से हम देख रहे हैं, ठीक, हम पहले होता था PTR होता था, आपने प्रेजेंटिव टैक्स रजीम में जो टैक्स दे दिया वो कट गया, लोग धड़ाधड़ काम कर रहे थे। ये भी मुशर्रफ के दौर की बात कर रहे हैं, उससे पहले के दौर की बात करें, लोगों को ये पता था कि यार हमारा ये टैक्स जो है ना फाइनल है, और हमने दबा के मेहनत करनी, बिल्कुल, और हमने काम करना है। अच्छा, वो दूसरी साइड पे निकल जाते थे, वो इंडस्ट्री को बढ़ाते थे, मुलाजमीन को बढ़ाते थे, अपना नई इनिशिएटिव लेते थे। अब वो कंपनसेट करते थे उस चीज़ को जहाँ पे गवर्नमेंट को अगर फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से रेवेन्यू कम मिल रहा है, तो उसके मुकाबले में जितनी इंडस्ट्री बढ़ रही है, जितने उसके मुलाजमीन बढ़ रहे हैं, और उनकी जो जितनी उनकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, उससे गवर्नमेंट को तो फॉर एक्सचेंज मिलता था, मुलाजमीन से टैक्सेशन मिलती थी। लेकिन अब पिछले 10 साल से फ्रैंकली स्पीकिंग मैं समझता हूँ कि मुल्क में कारोबारी हालात ठीक नहीं। आप छोड़ें बड़े इंडस्ट्री को, आप मेरे साथ चलें, एक सर्वे करें, आप ब्लू एरिया का ही सर्वे कर लें, किसी भी मार्केट का सर्वे कर लें। यकीन करें, दुकानदार सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। 8 बजे दुकानें बंद करने का मतलब है कि मगरिब के बाद कोई घर से नहीं निकल सकता।
जब मगरब का निकल नहीं सकता तो वो उनका अच्छा गवर्नमेंट को भी 20 अरब रुपए का इसमें रेवेन्यू लॉस हो गया। अब ये सारी चीज़ें 1000 अरब का इस वक्त FBR का शॉर्टफॉल है। अच्छा अब मैं ये कहता हूँ कि आपने पेट्रोलियम पे अगर इतनी लेवी बढ़ा दी, टैक्स बढ़ा दी, उस शॉर्टफॉल को पूरा करेंगे तो उससे सफ़र कौन करे? एक मोटरसाइकिल वाला सर जो 200 रुपए का पेट्रोल डलवाता था, गरीब कभी डलवा सकते हैं? आप देखिए पिसा जा रहा है ना, मजीद गरीब होता जा रहा है। सर गरीब क्या अपर लेवल के भी बंदे पिसते जा रहे हैं, ये बात ना करें आप। अब कोई ऐसे हालात नहीं है। आप अभी देखें कंस्ट्रक्शन मटेरियल की इतनी कॉस्ट हो गई है कि आप कोई उसको बनाने जाते हैं तो आपको समझ नहीं आती। बाजार में जाएं, आटा दाल सब्जी भाव ये सब चीज़ें देखें कितनी महंगी हो गई। क्यों शाह साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं कि जाहिर है ऑयल जो है वो महंगा है और उसको बजाय कंट्रोल करने के उसके ऊपर जो है ना हमने अपने कोई दूसरे शॉर्टफॉल जो है गवर्नमेंट ने लेवीज़ की शक्ल में डाल दिए हैं और ज़्यादा महंगाई होगी। और ज़्यादा महंगाई होने की वजह से आपको मालूम है कि ऑलरेडी गरीब आदमी तो पिसा हुआ था और ज़्यादा पिसता जा रहा है, यानी गरीब तरीन होता जा रहा है। अब बात यह है कि उससे इन्फ्लेशन इतना बढ़ने की वजह से शरह सूद बढ़ रहा है। शरह सूद बढ़ने की वजह से आप जो है ना आपकी कोई इन्वेस्टमेंट पहले ही नहीं आती थी, अब मज़ीद आपका बेड़ा गर्क हो गया जो नईम सिद्दीकी साहब कह रहे हैं। तो इसका क्या वे फॉरवर्ड क्या है? गवर्नमेंट क्या करे? IMF का आप कहते हैं बड़ी अच्छी चीज़ें प्रपोज करता है, वो इनको इजाज़त ही नहीं देता। आपको मालूम है कि ये जो हर हफ्ते तेल की प्राइसेस बढ़ती हैं ये भी IMF से पहले कंसल्ट किया जाता है फिर बढ़ाई जाती हैं, ये लेवीज भी वहाँ से पूछ के बढ़ाई जाती है। देखें ये मैकेनिज्म देखना पड़ेगा क्योंकि आप एक कोर इशू को डिस्कस करना चाह रहे हैं माशाल्लाह। उसमें बेसिकली आपका मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं। राइट। आप ध्यान में रखें कि आपके पेट्रोल की ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो आपके IPPs दे विल बी बेनिफिशरी। आपको एक तरफ वो भी देखना है क्योंकि ट्रिकल डाउन इफेक्ट आगे पास थ्रू करना है और वो बिलो कैपेसिटी आप फुल अगर उनसे बाइंग नहीं कर रहे और इन ल्यू ऑफ दैट उनको फुल पेमेंट हो रही है। अच्छा दूसरी तरफ मैं आता हूँ, आपने जिस तरह कहा सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि जी एक मोटरसाइकिल वाला भी है और बाकी जितने भी आपके कंज्यूमर्स हैं, आपके लेबरर्स हैं, आपके जितने भी बिजनेसेस हैं, उनकी आपने बेसिकली कॉस्ट ऑफ डूइंग यानी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तो आपने उधर कर दिया, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपकी स्लो डाउन होंगी। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो विद इन गवर्नमेंट्स एक सिस्टम चल रहा होता है अपने टारगेट शॉर्टफॉल्स को, क्योंकि आपके बाला सारे डिसीजन हो रहे होते हैं और आपका इतना टाइट किस्म का एक सिस्टम बना होता है, कंसोल होता है कि जिसमें कोई इंफॉर्मेशन बाहर से जा नहीं सकती। और उन्होंने मैनिपुलेट करना होता है और लीडरशिप से ऐसे डिसीजन ले लेने होते हैं। उसकी वजह से ये होता है कि वो गलत मलत सारी इंफॉर्मेशन दे के और ऐसा एक माहौल बना के और उन्होंने डिसीजन लेना है कि जी ये अब हम पेट्रोलियम लेवी जो है नई इसमें एडिशन कर रहे हैं। अब उसका प्रॉब्लम यह है ये पेट्रोलियम लेवी जो है मैक्सिमम इसका बेनिफिट है फेडरल गवर्नमेंट को, क्योंकि ये डिविजिबल पूल में नहीं जाती है। जो आपकी कलेक्शन जो है अगर सूबों को जाए जो नेशनल NFC के अंडर आता है तो फिर तो कुछ ना कुछ ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा कि आपके सूबों में अगर पैसे रेवेन्यू इकट्ठे हुए तो आगे ग्राउंड पे लगेंगे भी। अब ये फेडरल के अंदर आपके आ गए तो ये उसका मैक्सिमम बेनिफिशियरी फेडरेशन है। अब उन्होंने अपने बेसिकली फिगर्स की जिम्नास्टिक करनी होती है जिस तरह से। तो इस लिहाज से मैं ये कहता हूँ कि अगर ये चीज़ें हम रिव्यू करें कि हम इसके बजाय अपने टारगेट्स अचीव करने हैं तो उसके अल्टरनेटिव मीन्स पे जाएं जिसका डिस्टॉर्शन इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी कम हो। अब आपका प्रॉब्लम यह है कि ये वन ऑफ द वर्स्ट टूल है जिसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। आपकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, लॉजिस्टिक्स, आपकी प्रोडक्शन है, आपकी इसके अलावा जितनी भी आपकी एनर्जी की अवेलेबिलिटी है या आपकी कंपेटिटिवनेस इन द इंटरनेशनल मार्केट, वो चीज़ें आपकी हायर साइड पे जा रही हैं। अनफॉर्चुनेटली आप स्टेज 1 के अंदर या इस चार्ट पे तो आप ये कर लेंगे कि इनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा के हमने ये इकट्ठे कर लिया। अब इसका एक और वजह भी होती है अनफॉर्चुनेटली, मैं अगली बात दोबारा आता हूँ उसमें कि वो शॉर्ट रन पे क्योंकि अफसरों की पोस्टिंग होती है वो कहते हैं यार मेरा तो काम हो जाए, डंग टपाओ आगे वालों का देखी जाएगी, तो वो वन शॉट गेम
खेलते हैं हमेशा। अब उसके बाद ये होता है कि जब आपके स्टेज 1 पे इकानमी को आप इस तरह का शॉक दे के मैक्सिमम डिस्टॉर्शन क्रिएट कर दी, उसने जाना है रिसेशन में। अब उसको रिकवर करने के लिए आपने स्पेस छोड़ा ही नहीं है। अब अगर ये चीज़ें देखी जाएं, क्योंकि अगर ऊपर टॉप लीडरशिप तो बैठी हुई है, ठीक है, अफसर बदल रहे हैं, उन्होंने अपने हिसाब से करना है कि यार मेरा टाइम गुजर जाए। अगर वो टॉप लीडरशिप इस तरह के डिसीजन ले सिस्टमेटिक कि भाई ये मुल्क हमारी इकानमी इधर ही रहनी है। क्यों अजहर साहब, आप काफी देर से। मैं तो समझता हूँ क्योंकि मैं तो हूँ देहाती इलाके का बंदा, सीधी सी बात है। हम भी देहाती। इतनी मुश्किल से जो दकीक गुफ्तगू हो रही है, सीधी सी बात है। हाँ। मैं तो समझता हूँ और आवाम समझती है इस सारे मसाइल की जड़ IMF है। देखें, ठीक है, ये पॉपुलर सेंटीमेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड। थर्ड IMF ये मुतालबा क्यों नहीं करती कि आप वज़रा की तादाद कम करें? IMF ये मुतालबा क्यों नहीं करती? ठीक है, मैं आपको पिछले साल का एक वाकया बताऊं, छोटा सा। गाड़ियों पे कहते हैं टैक्सेस कम करें, वो जो लग्जरी गाड़ी है वो उसके लिए, भाई वो गरीब के लिए तो नहीं है। इसका मतलब है आप पेट्रोल लेवी की बात कर रहे हैं, 160 रुपए वो कह रहे लगाए, अभी 112 लगाया हुआ है और 10 महीने का टारगेट पहले पूरा कर लिया। ठीक, 11 महीने का टारगेट 10 महीने में पूरा कर लिया। ठीक है, वो तो आप करने के लिए तैयार है। भाई आप जो असल जो इश्यूज हैं उसकी तरफ क्यों नहीं करते? आप अपने हमसाया ममालिक के साथ ट्रेड क्यों नहीं बढ़ाते? आप देखें मगरबी साइड पर दोनों मुल्कों के साथ आपका ट्रेड नहीं है ना। अफगानिस्तान हमारा पहले 5वें सूबे के तौर पर हमारे यहाँ से चीज़ें जाती थी, वीट जाती थी, बाकी चीज़ें जाती, वो बंद हुआ पड़ा बॉर्डर। ईरान के साथ आप ईरान चले, वहाँ 1 रुपया लीटर के लिहाज से जो है ना पेट्रोल है। भाई आप क्यों नहीं उसके साथ ट्रेड शुरू कर सकते? नहीं, पूरी दुनिया कर रही है ना। नहीं, आपके गैस पाइपलाइन 10 साल से ऊपर पड़ी हुई है। भाई आप अमेरिका से ये तो मतलब आप उनके फैसिलिटेट कर रहे हैं। वो जो IMF की आपने बात की है ना, वो जो शाह साहब कह रहे थे कि वो हम तो सारा ही शेर व शायरी से लेते हैं, तो वो IMF के हवाले से मुझे एक और शेर याद आ गया। वो क्या कहते हैं, मीर भी क्या सादा है, मीर भी क्या सादा है, पता नहीं लेते हैं वो, उससे दवा लेते हैं, उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। ठीक है ना। वो बात ये है कि हम जो है ना उसी से जाके, यानी वो पूछ रहे हैं, जो हमारा इलाज जो है ना वो ये बताता है कि आपने ये सर्जरीज करनी है, हालांकि वो नॉर्मल दवाई से भी ठीक होने वाली चीज़ है। आप देखें कि किसान की हालत देख लें, बीमार हुए, हाँ, मीर भी क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। हमारा भी यही हिसाब किताब है। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की और ये मैं आपको बताऊं कि आप जाएं गूगल करें तो आपको मालूम होगा ये थर्ड वर्ल्ड पूरे के सेंटीमेंट्स हैं। इंडिया ने जान छुड़ा ली IMF से, उन्होंने कहा ये सोना ले जाओ, ये बेच दो, लेकिन इससे जान छुड़ाओ। ये हकीकत बात है कि हमारे जैसे कंट्रीज, हम 58 में पहली दफ़ा IMF के पास गए थे, यानी नया पाकिस्तान बना था, और अब 2026 में भी IMF के पास बैठे हुए। और ये सारी मैं आपको बताऊं सर, ये हमारे जितने अफसरशाही बैठी है, बाबू बैठी है, आप भी रहे हैं माशाल्लाह इस फील्ड में, आप देखें क्या काम करते हैं। कुछ भी नहीं करते, सिर्फ वो आते हैं दोबारा रोज़ाना दिहाड़ लगाने के लिए फिर चले जाते हैं। देखें, इन सब का किबला दुरुस्त करने के लिए आपको नए सिरे से सिस्टम बनाना पड़ेगा, मुल्क की मफादात के लिए काम करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं कि अमीन फ़हीम साहब ने पॉलिसी दी थी, ट्रेड पॉलिसी, जब वो 2008 में शायद उन्होंने दी थी, वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। वही ट्रेड पॉलिसी अभी जो नई दी है वही हमारा तो इशू यही है। हमारे बड़े फाइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्यों ये समझते हैं नईम भाई, क्यों हमारे तो बड़े अच्छे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, बड़ा पेपर पे बड़ा हम आइडियल किस्म की चीजें होती हैं, शायद अमेरिका भी वो ना करे। प्रेजेंटेशन जो हमारी होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। और जी मुझे कहा जा रहा है जी वाइंड अप करना है और उसके बाद वो नेपटेक वो लेना है, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी अजहर भाई, बहुत मेहरबानी। आपने आखिर पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, कोई दिल की भड़ास निकाली। शाह साहब बहुत मेहरबानी, एज यूजुअल आपने बड़ा साथ दिया जी। हम बेसिकली मईशत पे, इकानमी पे प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप जो नेपटेक के हवाले से प्रोग्राम कर रही हैं कराची में, ये बताइएगा कि इस प्रोग्राम का मेन मकसद क्या है, क्योंकि नेपटेक तो बड़े अरसे से बना हुआ है, टैफटास भी बने हुए हैं, ये जो इवेंट है ये स्पेसिफिकली किस चीज़ का इवेंट है, इसमें क्या आप शो कर रहे हैं? जी सर, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगी कि मैं हजारा खान, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, पाकिस्तान स्किल्स इम्पैक्ट बॉन्ड नेपटेक, आज कराची में बिजनेस एक्सपो में ये स्टॉल लगाए हुए, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पाकिस्तान स्किल्स इम्पैक्ट बॉन्ड के बारे में लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि नेपटेक स्किल सेक्टर में बहुत अरसे से काम कर रहा है एज अ रेगुलेटरी बॉडी, और पाकिस्तान में पहली बार इस इनोवेटिव फाइनेंसिंग को इंट्रोड्यूस किया है नेपटेक ने,
और इसका मकसद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है और एक ऐसे स्किल सेक्टर को इंट्रोड्यूस कराना है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग्स ना हो बल्कि हमारी स्किल्स टू एम्प्लॉयबिलिटी, यानी कि ऐसी स्किल्स हो जिनका मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारी मुल्क की मईशत में एक जो संग बुनियाद है वो रखी जाए कि उसका इम्पैक्ट है जो कि लोगों को और हमारी स्किल्स यूथ को ट्रेनिंग के बाद की एम्प्लॉयबिलिटी है। अच्छा, ये जो आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं गजाला खान, कितने अरसे से हैं और अभी तक कितने लोगों को आप इस फील्ड में मुस्तफीद कर चुकी है या आपका इदारा कर चुका है? क्योंकि एज ए रेगुलेटर अभी तक वो जो टेक्निकल एजुकेशन या प्रोफेशनल जो हमारी एजुकेशन है, प्रोफेशनल लेवल पे चीज़ें हैं, अभी तक वो उतना बड़ा इम्पैक्ट हमारी मईशत में नहीं लगता जितना होना चाहिए। सर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि नैफटेक ने कई हजार नौजवानों को मुख्तलिफ सेक्टर्स में ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की है। नैफटेक डिफरेंट ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ मिलकर ये जो ट्रेनिंग की स्किल्स हैं ये नौजवानों के अंदर पैदा करते हैं। और अब नैफटेक ने पिछले 3 साल से, चूंकि मैं भी अब नैफटेक का हिस्सा हूँ और एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को देख रही हूँ, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोजेक्ट है जो कि पाकिस्तान की टिबेट की तारीख बदलने जा रहा है वो पाकिस्तान स्किल्स इम्पैक्ट बॉन्ड है। क्योंकि ये वो प्रोजेक्ट है जो कि सिर्फ ट्रेनिंग्स पर मुश्तमिल नहीं है बल्कि ये एक ट्रेनिंग से लेकर एक इम्पैक्ट तक का सफर है और इसका इम्पैक्ट हमारी यूथ की एम्प्लॉयबिलिटी की शक्ल में इंशाल्लाह मंजर आम पर आएगा। और इसके साथ साथ हमारे दूसरे बहुत से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जिनमें हमारे AI ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हमारा स्किल्स ट्रेनिंग वाउचर प्रोग्राम है जो कि हम लोग BISP के साथ मिलकर करें और हमारे जो ऑर्फन बच्चे हैं उनके लिए ये प्रोग्राम है और वो भी हमारा सक्सेसफुली जो है कंप्लीट हुआ है स्किल ट्रेनिंग वाउचर प्रोग्राम। गजाला खान, एग्जैक्टली मैं यही पूछना चाह रहा था। हमारे चूंकि यूथ 60% से हमारी ज़्यादा जो है वो नौजवानों पे मुश्तमिल है और आपको मालूम है कि आजकल के इस इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस है या जिसकी अहमियत है और स्कोप है वो ई-कॉमर्स है। तो आप नैफटेक के ज़रिए या आपका जो अभी आप काम कर रही हैं तो उसमें ई-कॉमर्स में कितना ज़्यादा मुफीद है? क्या आप बड़े लेवल पे ये वाला काम कर रहे हैं या छोटे लेवल पे कर रहे हैं? सर, ये हमारा, मैंने जैसे कि आपको बताया कि पाकिस्तान स्किल्स इम्पैक्ट बॉन्ड दुनिया भर में एक इनोवेटिव आइडिया है और पाकिस्तान की टिबेट हिस्ट्री में ये पहली बार हमने लॉन्च किया है इस आइडिया को। और इसके अंदर नैफटेक का वो प्रोजेक्ट है जो कि तमाम नेशनल सतह पे हाईएस्ट फोरम से अप्रूव हुआ है, जिसमें हमारा SIFC शामिल है जिसने इस आइडिया को सबसे पहले इंडोर्स किया। उसके बाद हमारा प्लानिंग कमीशन है जिसमें इसका कॉन्सेप्ट नोट अप्रूव हुआ। उसके बाद ये हमारी फाइनेंस डिवीजन से इसकी अप्रूवल है और सबसे जो बड़ा फोरम है वो कैबिनेट डिवीजन है जहां से इसकी समरी मंजूर हुई। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसमें जो इनोवेटिव चीज है वो ये है कि ये आउटकम बेस्ड फाइनेंसिंग मॉडल है और इसमें फर्स्ट टाइम हमारे पास जो प्राइवेट पार्टनरशिप है वो हमारे पास आएगी। और इससे पहले जो टिबेट के अंदर ट्रेनिंग्स होती थी वो पब्लिक फंडिंग के ऊपर रिलाई करती थी। गजाला खान बहुत शुक्रिया बेसिकली आपका पता चल गया कि बुनियादी तौर पे आप नैफटेक के ज़रिए जो है वो नौजवानों को और उनको ट्रेन कर रहे हैं और AI से लेकर जो हमारा ई-कॉमर्स एक बहुत बड़ा स्कोप है उसमें भी आप काम कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज हम बुनियादी तौर पे डिस्कस ये कर रहे थे कि हमारी मईशत जो है वो किस हाल में है और उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या एवेन्यूज़ हैं हमारे एज ए कॉम, एज ए गवर्नमेंट, एज ए जो हमारा एक प्रोसेस चलता है। IMF को भी हमने देखा कि कहाँ कौन कौन से सेक्टर्स पे वो बेसिकली वो कहते हैं जी इनको इम्प्रूव करना है और कहाँ हमारे लिए मसले मसाइल हैं। और सबसे आखिर पे आप लोगों ने देखा कि हमारा नैफटेक एक बहुत बड़ा इदारा है और वो हमें बता रहे थे कि बुनियादी तौर पे वो भी इस फील्ड में टेक्निकल एजुकेशन या स्किल में प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं और ये ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा स्कोप है ई-कॉमर्स का। और ई-कॉमर्स को अगर हमने आगे बढ़ाया तो हमारे बहुत सारे मसले मसाइल हल हो सकते हैं। हसन बेग को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।